नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित अवस्थी आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। और आप लोग देख रहे हैं कि आपको रेगुलर क्लास मिल रही है। लेखपाल, यूपीएसआई, यूपीपी, होमगार्ड, टेट, सीटेट इन सब एग्जामों को टारगेट करते हुए और साथ में रेलवे में तो खूब साइंस पूछी जाती है। रेगुलर में पढ़ा रहा हूं। आप लोग लगे रहिए, बिंदास और पढ़ते रहिए मस्त। तब तैयार होता रहेगा, एक सीट आपकी क्या हो जाएगी, पक्की हो जाएगी। कल मैंने फिजिकल क्वांटिटीज और मेजरमेंट में आपको डॉप्सन तक बता दिया था कि डॉप्सन के माध्यम से हम क्या करते हैं, ओजोन परत की मोटाई का मेजरमेंट करते हैं। इसका मेजरमेंट करते हैं, ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं। फिर वहां पर भैया मैंने पूरा आपको बता दिया था ओजोन परत के बारे में कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। सारी चीजें मैंने आपको बता दिया था वहां पर। और ओजोन परत को कौन सी गैस नुकसान पहुंचा रही है, सीएफसी, उसकी जगह पर क्या उपयोग कर रहे हैं अल्टरनेट रूप से, एचएफसी, ये सब मैंने बता दिया था। और एचएफसी पर बात आकर के रुक गई थी। एचएफसी पर बात रुक गई थी, है ना। एचएफसी पर मैंने आपको बताया होगा कि एचएफसी पर बात रुक गई थी कि एचएफसी जो है, एचएफसी एचएफसी सीएफसी की जगह पर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह पर एचएफसी का उपयोग हम लोगों ने कहां शुरू कर दिया? हम लोगों ने कहां शुरू कर दिया था? हम लोगों ने शुरू कर दिया था एसी और रेफ्रिजरेटर में। इसका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का, इसका उपयोग शुरू कर दिया था हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का। अच्छा, एक बात अच्छे से समझते रहिए आप लोग कि जिस हिसाब से लेखपाल में 15 नंबर का पर्यावरण परिस्थितिकी अलग से दिया गया है, उनके हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने अरावली पढ़ाया था आपको, भले ही अरावली में कुछ आवाज जो थी वो माइक की वजह से सही नहीं आ रही थी, लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा था, बहुत बेहतरीन, एग्जाम ओरिएंटेड पूरी तरीके से। कोई भी आप परीक्षा देंगे, उतना अगर अरावली के बारे में पढ़ के जाएंगे और प्रश्न पूछा जाएगा तो आप पक्का करके आएंगे। ये याद रखिए। आप लोग करना यही चाहिए कि आप उन सारे फैक्ट को नोट कर लीजिए। आज इस समय अरावली बहुत चर्चित है, सबको याद है, लेकिन कल जब 6 महीने के बाद परीक्षा होगी, एग्जाम में पूछा जाएगा तो भूलेगा। ये उनको नोट कर लीजिए, पढ़िए। और ये भी तय है कि इतना बड़ा मुद्दा बन गया था अरावली वाला, तो पूछा जरूर जाएगा। आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में एसएससी भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछ रहा है, जो करंट से कोरिलेट हो। करंट का भी टॉपिक है वो। तो वैसे ही हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसी और रेफ्रिजरेटर में सीएफसी की जगह पर एचएफसी का उपयोग किया गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया गया। और इसकी वजह से तो ओजोन लेयर नष्ट हो रही थी। की वजह से क्या हो रहा था? ओजोन परत नष्ट हो रही थी। इसकी वजह से बाद में, जैसे शुरुआत में सारी चीजें बड़ी अच्छी लगती है कि नहीं लगती? शुरुआत में ड्रॉबैक्स नहीं पता होते हैं। नई नई आपकी शादी हुई हो, दोनों लोग एक दूसरे के बस क्या देखते हैं? अच्छाइयां देखते हैं, गुण देखते हैं, वाह गजब, है ना। ड्रॉबैक्स बाद में पता चलते हैं कि किसके अंदर क्या कमियां हैं, क्या कमियां नहीं है। शुरुआत में तो 36 गुण मिले, है ना। 36 गुण मिलने का मतलब क्या हो जाएगा कि अब बहुत सुव्यवस्थित सब चलेगा। और बाद में वही क्या हो जाता है, 36 का आंकड़ा हो जाता है, जब ड्रॉबैक्स निकल के आते हैं, कुछ कमियां, और पास रहने पर थोड़ी सी कमियां महसूस भी होने लगती हैं। इसका कारण केवल वही नहीं है, किसी के साथ में पास में रहेंगे तो थोड़ा सा ये इस तरह की चीजें होती रहती है, को इग्नोर करना चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैंने भी मजाक में बोला है यहाँ पर, लेकिन एचएफसी की कमियां निकल के आई। एचएफसी की कमियां निकल के आई। वो एचएफसी की क्या कमियां निकल के आई?
एसी रेफ्रिजरेटर के लिए तो अच्छा है, कूलिंग कर रहा है, मस्त है, ओजोन लेयर भी बच गई, सीएफसी की जगह पर अल्टरनेट रूप से हमने एचएफसी का उपयोग कर लिया। लेकिन इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी। क्या हो रही थी? ग्लोबल वार्मिंग। इसकी वजह से क्या हो रही थी? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही थी? एचएफसी की वजह से। मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पांसिबल कौन सी गैस? तो क्या बताएंगे? एचएफसी। ध्यान दीजिएगा भैया, वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा रिस्पांसिबल कौन है? तो क्या बताएंगे? CO2। याद रखिएगा, कौन है रिस्पांसिबल, कौन है जिम्मेदार? तो क्या बताएंगे? CO2, है ना। लेकिन एचएफसी भी है। अब एक हिसाब से एक समस्या को समाप्त किया गया और दूसरी समस्या उत्पन्न हो गई थी। हो गई थी कि नहीं हो गई थी? खैर, ये तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समस्या की बात हो गई, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग क्या है इस बात को हम लोग समझ लेंगे। ग्लोबल वार्मिंग क्या है इस बात को हम लोग समझ लेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब सिर्फ इतना समझिए, पृथ्वी के तापमान में जो वृद्धि हो जाए, वैश्विक तापमान में वृद्धि को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। याद रखिएगा, वैश्विक तापमान में वृद्धि को ही क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। कुछ लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट को इसी में कोरिलेट करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट अलग है, उसमें सूर्य के प्रकाश की किरणें आ जाती हैं लेकिन वापस नहीं निकल पाती हैं, है ना। ग्लोबल वार्मिंग में क्या है कि पृथ्वी के वैश्विक तापमान में वृद्धि को ही क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या समस्या होगी, क्या प्रॉब्लम होगी? क्या प्रॉब्लम होगी? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि जो ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर ये बड़ी तेजी से पिघलेंगे। ग्लेशियर बड़ी तेजी से पिघलेंगे। जैसे आप जानते हैं कि ट्रांस हिमालय में बहुत सारे ग्लेशियर हैं। हिमालय का सबसे प्राचीन भाग क्या है? ट्रांस हिमालय। और हिमालय में जैसे बैफो, बियाफो, बाल्टेरो, सियाचिन, ये सब क्या है? ग्लेशियर हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब भी क्या हैं? और यहीं से इन ग्लेशियरों से ही क्या निकलती है? नदियां। इन ग्लेशियर से ही क्या निकलती हैं? तो क्या बताएंगे? नदी निकलती है। इसका मतलब ये है, इस नदी का वास्तव में स्रोत क्या है? स्रोत क्या है भैया? यही ग्लेशियर। अगर ये ग्लेशियर नहीं होगा, ये नदी भी नहीं रहेगी। क्लियर है एकदम? ग्लेशियर समाप्त तो नदी भी समाप्त हो जाएगी। यहां तक आपको बड़े अच्छे से समझ में आया है कि ग्लेशियर अगर समाप्त हो गई तो नदी भी समाप्त हो जाएगी। और ये नदी गिरती कहां है? गिरती कहां है? तो क्या बताएंगे? समुद्र में। समुद्र का मतलब या तो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, या तो चली जाएंगी उधर, कहां गिरेंगी? अरब सागर में, है ना। जो भी नदियां हैं वो सब ग्लेशियर के रूप में जमा जल को समुद्र में पहुंचा देंगी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघलेगा, नदी के माध्यम से बहते हुए समुद्र में पहुंच जाएगा। अब समुद्र में अगर पहुंच गया तो भैया समुद्र के किनारे क्या होता है? तटीय राज्य बसे हुए हैं। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो यहां पर क्या है? अरब सागर है, और अरब सागर के आसपास में ये सब गोवा, है ना, मुंबई, ये सब राज्य बसे हुए हैं कि नहीं बसे हुए हैं? जब ये ग्लेशियर के रूप में पानी समुद्र में बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है जलस्तर बढ़ेगा समुद्र का। और समुद्र का जलस्तर बढ़ने का मतलब जो तटीय एरिया के राज्य हैं, तटीय एरिया के राज्य हैं, वो सब धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगेंगे। और डूबने का मतलब क्या होगा? देखिए, जैसे अगर भारत सरकार के पास में ऐसी समस्या उत्पन्न होती है, भारत सरकार के पास में अगर ऐसी समस्या उत्पन्न होती है कि तटीय राज्य अब डूबने की कगार पर हैं, तो कम से कम ये व्यवस्था तो की ही जाएगी कि वहां की जनसंख्या को निकाल लिया जाए।
और मैदानी क्षेत्र के राज्यों में भेज दिया जाए, यानी उत्तर प्रदेश में, यूपी में, बिहार में, है ना, और कहा एमपी में इन लोगों को लाया जाए जो तटीय एरिया के लोग थे, इन लोगों को इन राज्यों में बसाया जाएगा और इन राज्यों का जनघनत्व यानी डेंसिटी, इसका मतलब जनसंख्या पहले से ही बहुत ज्यादा है, इनकी जनसंख्या पहले से ही बहुत ज्यादा है और इसमें और जनसंख्या यूपी में वर्तमान समय में देखा जाए 30 करोड़ लोग हैं और 10 करोड़ लोगों को और यहां पर रख दिया जाएगा। अब 10 करोड़ लोगों को अगर यहां पर और रख दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है क्या बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, भूखमरी, है ना, लोगों में क्या है, डिजीज फैलेंगी, रोग बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, और जब बेरोजगारी, भूखमरी ये सारी चीजें बढ़ती हैं तो फिर अपराध भी बढ़ते हैं। ये सारी समस्याओं का जड़ और भी तमाम समस्याओं की जड़ क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। सामाजिक प्रभाव पड़ेंगे, आर्थिक प्रभाव पड़ेंगे, राजनीतिक प्रभाव पड़ेंगे, धार्मिक प्रभाव पड़ेंगे अगर ये ग्लोबल वार्मिंग चरम सीमा पर पहुंची तो। साथ में पर्यावरण को तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। पर्यावरण को क्या नुकसान होगा, देखिए भैया, जैसे नदी तक जो जल है ये नदी बहते हुए आ रही है तो नदी के आसपास के क्षेत्र में भूमि कैसी होती, फर्टाइल, पेड़ पौधे भी होते हैं, भूमि कैसी होती, फर्टाइल, और भूजल स्तर क्या होता है, अच्छा होता है, तो सब क्या है, घट जाएगा। नदी के जीव जंतु भी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। नदी समाप्त हो जाएगी तो जल परिवहन एक बेहतर साधन है, जल परिवहन वो भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इतनी सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी और भी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, किसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और ये HFC उत्पन्न कर रहा है क्या, ग्लोबल वार्मिंग। ओजोन को तो हमने बचाया लेकिन HFC की वजह से ये सारी समस्याएं हो रही। अब ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो गया है, ओजोन भी लेयर के बारे में, साथ में ग्लोबल वार्मिंग, CFC और HFC भी, सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक ना। तो इसके बाद है ना, अभी आपका फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट चैप्टर ही चल रहा है। डॉप्सन आ गया था तो डॉप्सन के हिसाब से जितनी चीजें थी मैंने बता दिया। इसके बाद आगे फिर से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, मिलते हैं अगली क्लास में, लगे रहिए।